खुश आमदीद। आज हम हुकूमत के एक बहुत बड़े मंसूबे का गहराई से जायज़ा ले रहे हैं। ये एक जुआ है, एक बहुत बड़ा गैम्बल। क्या पाकिस्तान सेकंड हैंड फ़ोन्स की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाकर ख़ुद को चीन और वियतनाम की तरह एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना सकता है? या ये कोशिश भी हमारी पुरानी ऑटो पॉलिसी की तरह मतलब सिर्फ महंगे और शायद कमतर क्वालिटी के फ़ोन्स पर ख़त्म हो जाएगी? इस तज्ज़िये के लिए हमारे पास जो बुनियाद है वो हुकूमत का अपना पॉलिसी ड्राफ्ट है, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2623। तो ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है इसे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और जो अपनी लोकल मोबाइल कंपनियां हैं इन सब ने मिलकर बनाया। हमारा मकसद ये देखना है कि इस पॉलिसी के अंदर असल जादू क्या है, उसके मुमकिन ख़तरात क्या हैं और क्या ये वाकई पाकिस्तान की मईशत को बदल सकता है। चलें इसका जायज़ा लेते हैं। सबसे बड़ी और फौरी खबर तो यही है, इस पॉलिसी के तहत इस्तेमाल शुदा यानी यूज्ड मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मंसूबा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, और पहली नज़र में ये एक आम सारिफ के लिए शायद बुरी खबर लगे, लेकिन इस पाबंदी के पीछे की जो सोच है उसको समझना ज़रूरी है। ये सिर्फ एक फ़ोन पर पाबंदी नहीं बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री का रुख मोड़ने की कोशिश है। इसका असल मकसद पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क से जो हर साल अरबों डॉलर के फ़ोन बाहर से मंगवाता है, एक ऐसे मुल्क में तब्दील करना है जो खुद फ़ोन बनाए और फिर उन्हें दुनिया भर में बेचे, यानी एक नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बनना। मकसद तो बहुत बड़ा है और सच पूछें तो ये बातें हम पहले भी कई सेक्टर्स के बारे में सुन चुके हैं। क्या ये वाकई मुमकिन है? सिर्फ इंपोर्ट पर पाबंदी लगाने से तो सैमसंग और शाओमी जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ फैक्ट्रियां नहीं लगा लेंगी। उन्हें कोई बहुत बड़ी ठोस वजह चाहिए होगी। तो इस पॉलिसी के अंदर असल जादू क्या है जो इन कंपनियों को यहाँ खींच कर लाएगा? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और इसका जवाब पॉलिसी के दूसरे हिस्से में है। ये मॉडल कोई नया नहीं, ये एक आजमूदा फॉर्मूला है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में साफ साफ हिंदुस्तान, वियतनाम और बांग्लादेश की मिसालें दी गई हैं। इन ममालिक ने भी यही रास्ता अपनाया था। उन्होंने बाहर से बने बनाए फोन्स की दरामद को महंगा किया और मकामी तौर पर पुर्जे मंगवाकर जोड़ने यानी असेंबल करने को सस्ता कर दिया। अच्छा, तो ये कैसे किया जाएगा? टैक्स के जरिए? पॉलिसी का सबसे अहम नुक्ता यही है। मकामी तौर पर असेंबल किए गए फोन, जिन्हें टेक्निकल जुबान में SKD यानी सेमी नॉकडाउन किट्स कहते हैं, और मुकम्मल तौर पर बाहर से बने बनाए फोन यानी CBU या कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, इन दोनों पर टैक्स यानी टैरिफ में कम से कम 30% का फर्क रखा जाएगा। एक मिनट, इसे जरा आसान अल्फाज में समझाएं। मतलब ये हुआ कि अगर एक ही फोन बाहर से बना बनाया मंगवाने पर 100 रुपए टैक्स लगता है तो उसी फोन के पुर्जे यहाँ मंगवाकर जोड़ने पर 70 रुपए या उससे भी कम टैक्स लगेगा। बेहतरीन खुलासा। और जब आप एक दो फोन की नहीं बल्कि लाखों फोन्स की बात करते हैं तो ये 30% का फर्क अरबों रुपए का बन जाता है। कोई भी बैनुल अक़वामी कंपनी इतनी बड़ी बचत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये इस पॉलिसी का सबसे बड़ा हुक है, वो मिकनातीस जो इन कंपनियों को यहाँ सरमायाकारी करने पर मजबूर करेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो शायद हर सुनने वाले के जहन में आएगा। अगर सस्ते यूज्ड फोन्स का ऑप्शन भी खत्म हो जाए और कंपनियां यहाँ फैक्ट्रियां लगाने का खर्चा भी हमसे यानी सारिफ से वसूल करें, तो क्या इससे फोन मजमूई तौर पर महंगा नहीं हो जाएगा? आम आदमी के लिए तो फोन खरीदना और मुश्किल हो सकता है। ये एक बहुत अहम और जायज खदशा है। शॉर्ट टर्म में यानी शुरू के 1-2 साल में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मार्केट में सस्ते ऑप्शंस कम होने की वजह से कीमतों पर थोड़ा दबाव आए। लेकिन पॉलिसी का लॉन्ग टर्म मंसूबा ये है कि जब दर्जनों ब्रांड्स पाकिस्तान में ही एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होंगे तो मुसाबकत की वजह से कीमतें खुद ब खुद नीचे आएंगी। इसके अलावा जब फ़ोन यहाँ बनेंगे तो उन पर इंपोर्ट ड्यूटी और डॉलर के उतार चढ़ाव का असर भी कम हो जाएगा। तो मकसद ये है कि शुरू की थोड़ी सी मुश्किल के बाद तवील मुद्दत में सारिफीन को सस्ते और नए मेड इन पाकिस्तान फ़ोन्स मिलें। ठीक है, ये मंतिक समझ में आती है, लेकिन पॉलिसी सिर्फ फ़ोन जोड़ने तक तो महदूद नहीं होगी ना। मुझे याद है एक वक्त था जब यहाँ गाड़ियाँ असेंबल होती थीं, लेकिन उनका एक एक पुर्जा बाहर से आता था। क्या यहाँ भी वही खतरा नहीं? यही वो नुक्ता है जहाँ ये पॉलिसी पिछली कोशिशों से मुख्तलिफ होने का दावादार है।
यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। पॉलिसी में सिर्फ असेंबलिंग की बात नहीं की गई, इसमें वाज़े तौर पर कम से कम पुर्जों की शर्त रखी गई है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक स्मार्टफोन्स के लिए 40 पुर्जे फी किट और फीचर फोन्स के लिए 15 पुर्जे फी किट लाजमी होंगे। 40 पुर्जे? ये तो बहुत ही मखसूस बात है। इसका क्या मतलब है? क्या हुकूमत फैक्ट्री के अंदर जाकर पुर्जे गिनेगी कि पूरे हैं या नहीं? गिनने तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि कंपनियां सिर्फ फोन का होल और स्क्रीन जोड़कर इसे असेंबल्ड इन पाकिस्तान नहीं कह सकती। उन्हें फोन को उसके बुनियादी अज्जा से जोड़ना होगा। ये बतदरीज लोकलाइजेशन की तरफ पहला कदम है। मकसद ये है कि आज अगर 40 पुर्जे आ रहे हैं तो कुछ साल बाद कंपनियां इनमें से कुछ पुर्जे जैसे चार्जर, बैटरी, प्लास्टिक बॉडी यहाँ ही बनाना शुरू कर दें, और फिर उससे अगले मरहले में मदरबोर्ड्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी पीसीबी और शायद डिस्प्ले जैसे पेचीदा हिस्से भी मकामी तौर पर तैयार हों। सीबीयू यानी मुकम्मल दरामदशुदा और मकामी तौर पर तैयार करदा दोनों किस्म के मोबाइल्स को सेल्स टैक्स के तीसरे शेड्यूल में शामिल करने की सिफारिश की गई है। इसका सादा मतलब ये है कि हुकूमत हर फोन की एक रिटेल प्राइस मुकर्रर कर देगी और टैक्स उसी कीमत पर लगेगा, चाहे इम्पोर्टेड ने कागजों में कीमत कुछ भी दिखाई हो। यानी हुकूमत ये कैसे यकीनी बनाएगी कि ये बड़ी कंपनी सिर्फ मरात लेकर गायब ना हो जाए, बल्कि अपने वादे भी पूरे करें? ये सबसे बड़ा और $1 मिलियन का सवाल है। कोई भी पॉलिसी तब तक कामयाब नहीं होती जब तक उसमें एहतिसाब का निज़ाम ना हो। यानी अगर कोई कंपनी कवानीन की खिलाफ वर्जी करती है, मेयार पर समझौता करती है या लोकलाइजेशन के अहदाफ पूरे नहीं करती, तो उसकी मरात वापस ली जा सकती हैं, उस पर भारी जुर्माने लगाए जा सकते हैं और संगीन मामलात में तो उसका इंपोर्ट लाइसेंस तक मुअत्तर किया जा सकता है। अगर ये पॉलिसी कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान कैसा नजर आएगा? डॉक्यूमेंट में वजीर आजम शहबाज शरीफ के विजन का भी हवाला है कि पाकिस्तान को आलमी ब्रांड्स के लिए एक बरामदी मरकज बनाना है। सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, वीवो और नोकिया जैसे बड़े नाम भी लिए गए हैं। इसके असरात बहुत गहरे और वसी होंगे। जब मोबाइल फोन जैसा बड़ा सेक्टर मकामी तौर पर पनपता है तो इसका फायदा सिर्फ उसी सनत तक नहीं रहता। इससे मुंसलिक सैकड़ों छोटी सनतें बनती हैं। चार्जर बनाने वाले, बैटरी पैक करने वाले, केबल्स, हेडफोन्स, यहाँ तक के फोन के डब्बे बनाने वाली फैक्ट्रियाँ। इससे मुल्क की मजमूई सनती तरक्की को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। रोजगार के लाखों नए मौके पैदा होते हैं और सबसे अहम टेक्नोलॉजी की मुंतकिली होती है। हमारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस आलमी मेयार की टेक्नोलॉजी पर काम करना सीखते हैं। ये तो माशी पहलू हुआ, लेकिन आजकल किसी भी सनती पॉलिसी में माहौलियाती पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब लाखों नए फोन्स बनेंगे और पुराने नाकारा होंगे तो इस कचरे का पहाड़ कहाँ जाएगा? क्या पॉलिसी में इसके लिए कोई ठोस मंसूबा है या सिर्फ मुश्किल मसला कहकर आगे बढ़ गए हैं? आपका सवाल बहुत अहम है। फिलहाल दस्तावेज में ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे के मसले को एक मुश्किल मसला कहकर तस्लीम किया गया है, जिसे एहतियात से हल करने की जरूरत होगी। अब आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ मसले का एतराफ है, कोई ठोस हल नहीं, और ये एक हद तक दुरुस्त भी है। ये इस डॉक्यूमेंट की एक कमजोरी कही जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिसी की सतह पर इस चैलेंज को तस्लीम करना भी एक अहम पहला कदम है। उम्मीद है कि अमल दरामद के मरहले पर इसके लिए अलग से कवानीन बनाए जाएंगे, जैसे रिसाइकलिंग प्लांट्स की जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर्स पर डालना, वरना हम एक माशी मसला हल करते हुए दूसरा ज्यादा बड़ा माहौलियाती मसला पैदा कर देंगे। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा करें तो हमने देखा कि हुकूमत एक बड़ी बाजी खेल रही है। इस्तेमाल शुदा फ़ोन्स की दरामद पर पाबंदी एक पहला कदम है, जिसका असल मकसद दरामदी और मकामी तौर पर बने फ़ोन्स पर टैक्स में कम से कम 30% का फ़र्क पैदा करके आलमी ब्रांड्स को पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाने पर राग़िब करना है। बिल्कुल, और ये सिर्फ फ़ोन जोड़ने की कहानी नहीं है। 40 पुर्जों की शर्त के साथ बतदरीज लोकलाइजेशन यानी पुर्जे भी यहीं बनाने का एक तवील मुद्दती मंसूबा है, और कंपनियों को लाइन पर रखने के लिए मरात और सजाओं यानी गाजर और छड़ी का एक निज़ाम बनाया जा रहा है, जिसमें बरामदात पर बोनस देने का एक जदीद मॉडल भी शामिल है। और इस सब का हतमी मकसद पाकिस्तान को आलमी मोबाइल मार्केट का एक अहम खिलाड़ी बनाना है, जो न सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करे बल्कि दुनिया के लिए फ़ोन बरामद भी करे।
یہاں میں ایک آخری سوچ پیش کرنا چاہوں گی۔ یہ پالیسی کاغذ پر بہت جامع اور پرعزم نظر آتی ہے۔ اس میں ماضی کی غلطیوں جیسے آٹو سیکٹر کے تجربے سے سیکھنے کی کوشش بھی صاف نظر آتی ہے، لیکن اصل امتحان ہمیشہ عمل درآمد کا ہوتا ہے۔ عالمی سپلائی چینز بہت تیزی سے بدل رہی ہیں۔ جیو پولیٹیکل ٹینشنز کی وجہ سے کمپنیاں چین سے باہر اپنے مینوفیکچرنگ اڈے تلاش کر رہی ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ کیا یہ پالیسی اچھی ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نہ صرف ابتدائی سرمایہ کاری کو راغب کر سکتا ہے، بلکہ طویل مدت میں خود کو الیکٹرانکس کی عالمی ویلیو چین کا ایک لازمی اور ناقابل تنسیق حصہ بنانے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیا وہ وقت قریب ہے جب کسی جدید اسمارٹ فون پر میڈ ان پاکستان کا ٹیگ دنیا بھر میں ایک عام سی بات ہوگی؟ اس پالیسی کی کامیابی کا اصل پیمانہ یہی ہوگا۔